Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। आज आप लोगों का यूनिट 4 यानी यूनिट 4 का सबसे लास्ट चैप्टर जो कि 11 चैप्टर है जिसमें आप लोगों का शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन, जिसका पार्ट 1 आप लोगों का हो गया है। आज मैं पार्ट 2 इसका कंटिन्यू करूंगी और यही आप लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट, और एमसीक्यू सीरीज आप लोग बारी बारी करके सारे क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा और एमसीक्यू भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर 101% आप लोगों के एमसीक्यू इसी सीरीज से आ जाएंगे स्टूडेंट। मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी से पुटअप हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते जो रिमेन पार्ट है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को मनोरंजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन स्टडी कराऊंगी स्टूडेंट। इसके पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया कि रिक्रिएशन होता क्या है। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी भी कार्य को एक नया मतलब किसी भी पुराने कार्य को उसमें हम नयापन क्या ला सकते, वही क्या हमारा रिक्रिएशन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे क्या है पहले क्या था, आज से 30-40 साल पहले क्या था। अगर आप फॉर एग्जांपल आप खाने को ही ले लीजिए तो पहले क्या था, नमक प्याज ये सब डालकर आपका क्या होता था, नमक वाला रोटी बन जाता था। आज उसी का क्या हुआ, रिक्रिएशन के रूप में हम क्या करते हैं, उसी में थोड़ा सा बेसन, गेहूं का आटा, ठीक है, नमक प्याज सब डालकर उसका मतलब गीला पेस्ट बनाकर उसे दूसरा रूप दे दिए। वो क्या हो गया, आज हमारा वही चीला का रूप हो गया। यानी क्या किया हमने, एक किसी कार्य को नया रूप दिया स्टूडेंट, ठीक है। पुराने ही रूप को हम उसमें और क्या चीज़ ऐड करके नया रूप दिया, वही हमारा क्या है, रिक्रिएशन होता है। या यूँ कह सकते हैं कि पहले क्या था, पहले मान लीजिए आप सिलाई पर ही रख लीजिए, सिलाई या कढ़ाई पर ही रख दीजिए, बुटीक का कार्य रख दीजिए। तो पहले क्या था, मशीनों से किया जाता था। आज क्या है, हाथों से भी बहुत सुंदर सुंदर हम कढ़ाई कर कर अपने मतलब घर के लोगों को पहनाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपका क्या है, रिक्रिएशन में आता है। रिक्रिएशन करने से क्या होता है, इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है स्टूडेंट, और वो अपने खाली समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिक्रिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रिंसिपल है आपका कि प्रत्येक बालक को खेल को आनंद पूर्वक खेलना चाहिए, क्योंकि यह किशोर होने पर उसके संपूर्ण विकास को निर्धारित करता है। तो ये भी बात सही है कि कोई भी बालक हो उसे क्या होना चाहिए, छोटे बच्चों को इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रेशर देकर कोई चीज़ को आप उस छोटे बच्चों पर दबाव मत बनाइए, उनको खुलकर जीने की आदत डालिए। क्यों, क्योंकि एक समय में जब वो किशोर होंगे तो उनके पूरे विकास यानी उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट जो होता है वो क्या है, उसी पर निर्धारित होता है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को हमने 2 बच्चों को अगर लिया और एक बच्चों को हम बिल्कुल एक स्वतंत्र वातावरण देते और दूसरे बच्चों को हर बात पर हम रोक टोक लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सेकंड वाला बच्चा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक डर भय रहता है। लेकिन जो एक खुले वातावरण में जो बच्चा पला तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मतलब आत्मविश्वास भी पाया जाता है। वो मतलब हर एक कार्य को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि इसके करने से ये इसका अंजाम गलत होगा। और जो क्या है मतलब जो बंधन में बिल्कुल पला है तो वो पहले क्या है, पहले करने से पहले ही क्या होगा, उसको अंजाम की परवाह हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसीलिए कहा गया कि ना किसी बच्चे को क्या करना चाहिए, आनंद पूर्वक खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, जितने भी डेवलपमेंट हो वो क्या होते हैं, वो अच्छे तरीके से होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि खेलों व क्रियाओं में हिस्सा लेने का अधिकार हर
एक बालक का होता है, जो उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास को निर्धारित करता है। तो ये भी प्रिंसिपल सही है स्टूडेंट, कि खेल व क्रियाओं में मतलब सभी बालक को, मतलब हर एक बालक को, वही प्रत्येक बालक को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, जिससे क्या हो, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जो विकास हो वो अच्छी तरह से हो सके स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चों को खेलने के लिए अपने आराम, चिंतन के समय का प्रयोग करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये क्रियाएं भी जीवन का एक अभिन्न अंग है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर खेल रहा है, आराम कर रहा है, तो उसका मतलब समय का कैसे प्रयोग करें, मतलब ये उसको मतलब रोक टोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्रियाएं क्या है, ये खेल कूद ये सब क्या है, उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हर एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक रुचियां रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी सही है। अगर मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है और उसको सिर्फ एक ही कार्य में रुचि हो, तो अगर मान लीजिए समय पर वो कार्य न हो पाए तो अब क्या होगा, या मान लीजिए उसके अंदर सिर्फ एक ही हुनर है, टोटल उसी पर वो डिपेंड है, और वो अचानक मान लीजिए जिस फैक्ट्री में वो काम करता है वो फैक्ट्री क्या हो, बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो बिल्कुल अपने आप को क्या बेकार समझेगा, क्योंकि उसका क्या हुआ, एक ही रुचि था। अगर वो साइड से अदर रुचियां रखता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अपने खालीपन समय को वो सही से यूटिलाइज कर सकता है और उसमें नए नए सृजन करके अपने जीविकापार्जन कर सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसे क्या हो, एक से अधिक मतलब रुचियां रखना चाहिए। जैसे हमें क्या है, मुझे जो है पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा भी मेरी रुचि है, जैसे कुकिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेरी रुचियां हैं। अगर मान लीजिए किताबें तो मेरी कमजोरी हैं, शायद हम इसके बिना जी न सकें, ये मेरी सबसे वीक पॉइंट आपकी क्या है, मेरी किताबें हैं, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और पेज न पलटूँ तो शायद मेरा दिन न बीते और रात को नींद न आए, ऐसी मतलब समझ लीजिए एक तरह से क्या है, नशा है। तो मैं उसके बिना मतलब मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। लेकिन हाँ, वहीं पर दूसरा मेरा सेकंड रुचि क्या है, तो पढ़ना और पढ़ाना, तो ये मतलब मान लीजिए है। उसके अलावा आपका तीसरा रुचि है मेरा जैसे कुकिंग में, तो ये क्या हुआ, तो मेरा एक से अधिक रुचियाँ हुई ना, एक मान लीजिए एक से हम उब गए तो दूसरे को में हमारा मन लग गया, यानी हमारा समय जो है अच्छा से कट गया और हम उस टाइम का यूटिलाइज अच्छा से कर लिए। अच्छा अगर व्यंजन बना दिए तो घर के लोग भी क्या होते हैं, खुश होते हैं, और उनका हैप्पी वाला चेहरा देख कर क्या होता है, अपने को भी खुशी होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपकी रुचियां हैं। नेक्स्ट है आपका कि समुदाय में अलग अलग समूहों के संगठन की मदद से समाज को निर्धारित करना चाहिए कि बच्चे व किशोरों के लिए खाली समय के प्रयोग हेतु, मतलब यहाँ ये कह रहा है स्टूडेंट कि जैसे समुदाय यानी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा मतलब संस्था यानी संगठन यानी संस्था का मदद से हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे समाज का निर्धारण करना चाहिए जो क्या हो, बच्चों और किशोरों के लिए खाली समय का कैसे मतलब वो प्रयोग करें, इस पर वो ध्यान दे, ऐसा मतलब संगठन बनना चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल है इसका। नेक्स्ट है आपका कि हर व्यक्ति को उस समय निर्णय लेना चाहिए जो मनोरंजन क्रियाओं से संबंधित हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उस समय निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है स्टूडेंट, जब क्या हो, मतलब मनोरंजन की क्रियाओं से संबंधित हो, यानी उसका जो क्रिएशन, अगर उसको क्रिएशन करने का मन है, नया सृजन करने का मन है, तो वो क्या करता है, वो अपना निर्णय स्वेच्छा से ले सकता है। ये क्या है, आपका छठा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट की हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह किसी भी समय अपनी पसंद की मनोरंजन क्रियाओं की खोज कर सकता है। तो ये भी बात सही है कि कोई भी व्यक्ति हो, मतलब ये मनोरंजन का सिद्धांत में ये 7वां कहा गया स्टूडेंट कि कोई भी व्यक्ति को मतलब किसी भी समय, ये मतलब समय बंधा हुआ नहीं है कि नहीं वो मतलब किशोरावस्था में करे क्रिएशन, वो प्रौढ़ावस्था में करे या वो वृद्धावस्था, मतलब उसको अगर क्रिएटिविटी करना है, अगर मान लीजिए सृजनात्मकता करना है, कोई नया सृजन का आविष्कार करना है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए कोई समय बंधन ना हो, है। ये आपका क्या कर रहा है, 7वां सिद्धांत ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी नई खोज करना है तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए टाइम बाउंडेशन न हो
और न ही एज बाउंडेशन हो कि नहीं आपका उम्र हो गया है तो इसलिए आप कोई नया सृजन का कार्य या नया खोज आप नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपका मनोरंजन का 7वां प्रिंसिपल है स्टूडेंट। और 8वां प्रिंसिपल है स्टूडेंट आपका कि हर व्यक्ति को उस नियोजन क्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए जो समय के साथ ही साथ समुदाय के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता हो स्टूडेंट। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मतलब हर व्यक्ति को मतलब ऐसा मनोरंजन की रुचियों में भाग लेना चाहिए जो क्या हो समय समय पर किसी न किसी तत्व का वो निर्धारण करता हो स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए कि मनोरंजन क्रियाओं के प्रकार क्या क्या है, वो अभी आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं मनोरंजन की क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, क्या है आपका अगला टॉपिक स्टूडेंट, इसमें मनोरंजन की क्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। क्रियाओं को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये जो मनोरंजन की क्रियाएं जो होती हैं वो 2 तरह की होती है, एक सक्रिय मनोरंजन क्रियाएं होती हैं और दूसरा क्या होती है, निष्क्रिय मनोरंजन क्रियाएं होती हैं। जो सक्रिय मनोरंजन क्रियाएं होती हैं स्टूडेंट, तो इनमें क्या होता है, इन क्रियाओं को करने के लिए एक मतलब विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री होनी चाहिए, जिससे क्या हो मतलब हमने आपको क्या बताया, कल बताया था ना आपका औपचारिक और अनौपचारिक शब्द आया था। तो वहीं इसको उसी एग्जाम्पल को समझिए। जैसे सक्रिय मनोरंजन क्रियाएं हम वहाँ पर करेंगे स्टूडेंट जहाँ पर क्या होता है, हमको एक मतलब प्रॉपर एक क्षेत्र चाहिए और वहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के लिए जो सहायक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। सक्रिय का मतलब ही होता है कि एक्टिव स्टूडेंट। ये दोनों क्रियाओं को मिलाकर मतलब यहाँ पर बांटा गया है, सिर्फ इसी का नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आपका ये दोनों मिलाकर है। पहले हमने इसको क्या किया, 2 भागों में बांटा, सक्रिय मनोरंजक क्रियाएं और दूसरा क्या था, निष्क्रिय मनोरंजक क्रियाएं। तो उसमें इन दोनों को मिलाकर हम निम्न क्रियाएं होती हैं, यानी सक्रिय और निष्क्रिय को मिलाकर कितनी क्रियाएं हैं आपके, 5। जैसे पहला क्या है आपका शारीरिक है, दूसरा क्या है मानसिक है, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, चौथा क्या है आपका कला एवं शिल्प क्रियाएं और 5वां क्या है आपका आत्मरक्षा एवं आत्म अनुशासन क्रियाएं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो हम खेल कूद जिम्नास्टिक या कलाबाजी करके क्या करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं या अपने आप को खुद आनंदित करते हैं। जैसे खेल खेलेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा तनाव दूर होता है और हम उत्साह से भर जाते हैं खेल खेलने से। जिम्नास्टिक क्या होता है, जिम्नास्टिक करने से हमारे जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या होती है, या सॉरी जिम्नास्टिक करने से हमारा शरीर क्या होता है, फुर्तीला होता है और हमारा क्या होगा, आपका फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता है। कोई भी कलाबाजी दिखा रहे हैं वो सब सारी चीज़ क्या होती है, हमारी शारीरिक क्रियाएं में आती। मानसिक क्रियाएं क्या होती स्टूडेंट, तो जैसे लिखना, पढ़ना, वाद विवाद, अध्ययन, तर्क लगाना, ये सब क्या होती हैं, हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दिमाग से ही ना सोचते हैं, कोई किसी को बातों को सुनते हैं, उसे सुनकर लिखते हैं, किसी चीज़ पर बात विवाद यानी बहस करते हैं, तो वो सब सब हमारा क्या है, मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। आपका तीसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाएं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं हो गई, ये सब क्या है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कहीं भी कोई आने वाले नेता लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करते हैं ना, संगीत का, भारतनाट्यम, ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। और फिर क्या, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, यानी किसी को भी मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है, समय से इलाज नहीं मिल पाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सेवा भाव से एक संगठन का आयोजन करते हैं जिसमें उन्हें क्या किया जाता है, फर्स्ट एड जो है बिना पैसे का, यानी बिल्कुल एक सेवा भाव से किया जाता है। तो ये सब क्या आपका तो ये कैसा हो जाएगा, जो प्राथमिक चिकित्सा सेवा क्या हो जाएगा, हमारा सामाजिक में आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका कला एवं शिल्प क्रियाएं।
तो कला और शिल्प क्रियाओं के अंतर्गत क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे कढ़ाई करना, सिलाई करना, बुनाई है, ड्राइंग है, ये सब क्या है, सब आपका कला एवं शिल्प क्रियाएं होती हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, नया नया सृजन ही करते हैं ना स्टूडेंट। कोई भी पुराना, जैसे कपड़ा हो गया, कोई पुराना कपड़ा है और वो कई सालों से पड़ा हुआ है और हम उसको देख कर उब जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, यानी इसको हम कढ़ाई से या पेंटिंग से उसको एक नया रूप दे देते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका कला एवं शिल्प क्रियाएं में आ जाएगा। फिर आत्मरक्षा व आत्म अनुशासन क्रियाएं क्या होती हैं, तो इसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि हम कैसे अपना स्वयं का रक्षा कर सके और कैसे अनुशासन में रहें। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके मनोरंजन की क्रियाओं के प्रकार हैं स्टूडेंट। अब आइए हम स्टूडेंट बात करते हैं एरोबिक व्यायाम क्या होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि एरोबिक जो एक्सरसाइज होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम ऑक्सीजन का प्रयोग और ज़रूरत को देखते हैं ना। जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, यह केवल आपके ऑक्सीजन का प्रयोग कितना हुआ और उसकी आवश्यकता हम कितनी है ये आपका बताता है स्टूडेंट। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो हार्ट जो ब्लड सर्कुलेशन है ये सब अच्छे से कार्य करते हैं स्टूडेंट। हमें पता चलता है कि कितना कैसे हमारा हार्ट बीट है, या यूँ कर सकते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके दौरान हमारे हार्ट बीट, श्वसन की क्रिया कैसी चल रही है, ये सब कुछ क्या होता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइज में होता है। जैसे इसमें क्या है, नृत्य करना, दौड़ना, तैराकी और साइकिल चलाते समय क्या होता है, ये सब आपके क्या है एरोबिक व्यायाम में ये सब चीज़ें क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में कौन कौन चीज़ सम्मिलित है आपका स्टूडेंट, तो नृत्य करना है, दौड़ना है, तैराकी है और साइकिल चलाना होता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को की श्वसन दर व हृदय की धड़कन उस बिंदु तक बढ़ जाती है जब शरीर समय के साथ की गई कोशिशों को बनाए रखने में क्या होता है, समर्थ होता है स्टूडेंट। फिर क्या है, एरोबिक व्यायाम करने से हमें किन रोगों के जोखिम से हम बच सकते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि एरोबिक व्यायाम करने से क्या होता है, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि हड्डियों में छेद हो जाना। पोरोसिस का मतलब ही होता है कि हड्डियों में छेद हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मतलब किससे संबंधित बीमारी है, तो हम क्या बताएंगे कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ये किसकी कमी से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा आपका विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से आपका क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो आपका जो एरोबिक एक्सरसाइज है तो वो क्या करता है, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों के खतरे को क्या करता है, कम करता है स्टूडेंट। अगला आपका है जुम्मा एक्सरसाइज। जुम्मा एक्सरसाइज जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह नृत्य से संबंधित होता है। जुम्मा एक्सरसाइज किससे संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित है, यानी नाच गाना से संबंधित है। जो इसमें क्या होता है, उसमें आपके कोरियोग्राफर जो होते हैं ना, आप देखते हैं आप क्या है अभी जो सोनी टीवी पर चल रहा था, क्या प्रोग्राम है, सुपर स्टार करके ऐसे कुछ है ना, जिसमें बच्चे डांस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके साथ साथ क्या है एक मतलब एक कोरियोग्राफर भी रहते थे ना जो उनको सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जुम्मा एक्सरसाइज में क्या होता है, जो कोरियोग्राफर होता है वो मतलब स्लो से फास्ट जाता है। तो ये आपका क्या होता है, जुम्मा एक्सरसाइज से संबंधित है। इसको करने से लाभ क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये तनाव को कम करता है, वजन को कम करने में सहायक होता है, शरीर के अलग अलग भागों में सामंजस्य स्थापित करता है, थकान को कम करके ध्यान व एकाग्रता को क्या करता है, आपका जुम्मा एक्सरसाइज जो है आपका बढ़ाता है स्टूडेंट। एरोबिक एक्सरसाइज का क्या लाभ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है, यह फेफड़ों को कार्य करने में मदद करता है, यानी जो हम सांस लेते हैं उसमें हमारा क्या है, लंग्स कार्य करता है, तो वो मतलब नियमित रूप से सुचारू रूप से काम करे उसके लिए क्या है, आपका एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी होता है। फिर क्या है, यह आराम करने वाली हृदय गति को भी कम करता है, ठीक है, यानी रेस्ट पीरियड में जो हार्ट बीट होती है उसकी गति को क्या करता है, नियमित करता है या कम करता है। ये क्या, और नेक्स्ट क्या होता है इसका लाभ कि यह हृदय व रक्त वाहिकाओं से संबंधित अनुकूलन में सुधार करता है। यह सहन शक्ति में भी क्या करता है, जो एरोबिक होता है वह सहन शक्ति में भी अहम भूमिका निभाता है स्टूडेंट। यह वजन को घटाने में
में भी कार्य करता है। यह हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। कौन? आपका एरोबिक एक्सरसाइज स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक आपको और है स्टूडेंट इसमें कि फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि फिट इंडिया, इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है, फिट इंडिया अभियान। ठीक है, तो फिट इंडिया अभियान जो है कब शुरू किया गया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसे 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसके कब शुरू किया गया? 29 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया गया था स्टूडेंट। 29 अगस्त को हमारा क्या किस डे के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा 29 अगस्त को हम किस डेट के रूप में मनाते हैं? तो खेल दिवस के रूप में मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे शुरू किया, मतलब फिट इंडिया अभियान को किसने शुरू किया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसे क्या किया गया था? शुरू किया गया था स्टूडेंट। फिट इंडिया अभियान को किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसके लाभ क्या क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इसका लाभ है कि मतलब हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने फिटनेस पर जो है ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है, यह व्यक्तियों को खुद के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करता है। यानी फिट इंडिया अभियान से हमें क्या लाभ है? तो यह व्यक्तियों को खुद के बारे में सोचने के लिए अवसर क्या है? प्रदान करता है। फिर क्या है आपका कि यह व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं और अंततः वह एक मतलब स्वस्थ राष्ट्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फिट इंडिया अभियान से संबंधित था स्टूडेंट। ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये आज आप लोगों का चैप्टर 11 4th यूनिट मेरे द्वारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आगे की क्लास आप लोगों की MCQ सीरीज की रहेगी। क्लास में हम आप लोगों के लिए MCQ सीरीज लाएंगे स्टूडेंट। और जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाया उसे बी केयरफुली आप लोग स्टडी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को MCQ करने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका MCQ के जरिए क्या हो जाएगा? रिवीजन भी हो जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके बताना ना भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्या का सामना न करना पड़े स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट। और हर वीडियो पर आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो लाइक प्लीज़ ज़रूर से कर दिया करिए और कमेंट करके कहीं भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में उसको आपके रिप्लाईज दे दिया करूँगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।